गुड मॉर्निंग साथियों। नई यूनिट शुरू होगी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर आएगी है। इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगी आपका पहला चैप्टर, और दूसरा आएगा अल्टरनेटिंग करंट, एसी जो आपकी मेन सप्लाई आती है घर में, उसके बारे में। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी छोटी यूनिट है, 3 पहाड़ वाली यूनिट तो आपने मिटाई दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का देखो, बात ऐसी है कि जैसे आपने मैगलेव ट्रेन के नाम सुना होगा, मैगलेव ट्रेन। आपने ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा, ट्रांसफार्मर। आपने पावर जनरेटर का नाम सुना होगा। ये सारे आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन सब के देखते ही हो। जैसे मैगलेव ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन आपको पता है। ट्रांसफार्मर आपको पता ही है, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। और पावर जनरेटर, पावर को जनरेट करने वाला। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये तीनों प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस हैं, तो बात बनती है। इसे समझना पड़ेगा फिर कि कैसे बेस करते हैं ये, या ये कैसे इसमें अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि आप पुरानी यूनिट में मैग्नेटिज़्म पढ़ के आए हो, तो जब कभी भी हम क्या करें, जो हमारा मैग्नेटिज़्म है या जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अगर हम स्ट्रेंथ चेंज करें, मतलब उसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, या उसका जो एंगल है, ओरिएंटेशन है, उसको चेंज कर दें, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की जो चीज़ होती है वो चेंज होती है जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी तरीके से चेंज करें। चाहे उसकी हम स्ट्रेंथ चेंज कर दें, चाहे उसका हम ओरिएंटेशन या एंगल चेंज कर दें, और या अगर हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो हमारा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो नाम की चीज़ होती है, जिसकी ऐसा यूनिट हमने पिछली यूनिट में वेबर पढ़ी थी, वेबर स्केलर क्वांटिटी, उसमें चेंज आ जाता है यार। और उसमें चेंज आने की वजह से हमारा एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। इंड्यूस मतलब क्या हुआ, उधार का, अपना नहीं है, उधार का है, किसी ने दिया है, बोरो करा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, ईएमएफ उधार से मिलता है, इंड्यूस होता है, वो बनाया नहीं है उसने। जो हमारा कंडक्टर है उसने वो ईएमएफ बनाया नहीं है, उसे वो मिला है। कहाँ से मिला है? फ्लक्स से मिला है। फ्लक्स से कैसे मिला? फ्लक्स खुद भी कैसे बना? जब मैग्नेटिक फील्ड की आपने स्ट्रेंथ, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन चेंज करी है, तो उससे मिलके हमें फ्लक्स चेंज मिला, और फ्लक्स चेंज से हमारा क्या बना? ईएमएफ इंड्यूस बना। अब अगर ये इंड्यूस ईएमएफ किसी क्लोज सर्किट में लगे, तो यार क्लोज सर्किट होगा तो वो करंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर इंड्यूस ईएमएफ क्लोज फॉर्म में हो तो वो क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। और इसी करंट से हमारे बहुत तरह के मोशन होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन भी इसी पे बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। या आपकी मैगलेव या बुलेट ट्रेन हो गई, या आपका पावर जनरेटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रिंसिपल है। It is a principle whose application is both in theory में भी इसका एप्लीकेशन है, एंड प्रैक्टिकल भी इसका एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, थ्योरी में हम बहुत सारी इसके अंडरलाइन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन जिसे हम मैगलेव ट्रेन भी कहते हैं। सबसे तेज़ कहाँ चलती है? जापान में नहीं, चाइना में चलती है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन होगी। साथ में जैसे हमें ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, और जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और बहुत सारे हैं, दुनिया में जितनी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस दिखी, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मोस्टली बेसिस है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, वो मोस्टली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर हमें समझना है तो ये होता है द फिनोमिनन, इट इज़ अ फिनोमिनन मतलब घटना। ठीक है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस हम समझ के करते हैं, हमें पता होता है कि प्रोसेस में रिजल्ट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है। जबकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा था तो ये एक्सीडेंटली करा था,
एक्सीडेंटली हमें इसकी ऑब्जर्वेशन मिली, तब जाके हमने प्रिंसिपल बनाई, ठीक है। तो ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस का हमें एंड रिजल्ट पता होता है, आउटपुट क्या मिलेगा, ये एक फिनोमिना है। तो द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग करंट स्लैश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ वही होता है जो अब मैं आपसे बोल रहा था, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है, इन अ कंडक्टिंग सर्किट। जो आपका कंडक्टिंग सर्किट है या जो आपका कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस फिनोमिनन में क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें हम जनरेट करेंगे करंट को, ईएमएफ को, कहाँ, किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग सर्किट में, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आइदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड के हम क्या चेंज कर दें, ओरिएंटेशन चेंज कर दें, ठीक है। तो ये हमारा एक फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, करंट या ईएमएफ को जनरेट करते हैं किसी कंडक्टिंग सर्किट या कंडक्टर में बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? तो आप ध्यान से समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रिंसिपल है, बेसिकली प्रिंसिपल ही है, इसके अंदर और भी चीज़ें आएंगी, कनेक्टिंग है ना, बट मेनली तो प्रिंसिपल ही है। और ये इटसेल्फ एक थ्योरी कंसेप्ट भी है और प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन होगी, मैगलेव ट्रांसफार्मर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, और तरह तरह के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, मेजरली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है क्या भला? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुछ नहीं है, किसी कंडक्टर में या कंडक्टिंग सर्किट में जब हम क्या प्रोड्यूस करें, करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस करें, कैसे करें? सेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो कैसे आएगा? अगर सेल नहीं लगाएंगे कंडक्टर में या अगर हम बैटरी नहीं लगाएंगे तो उसका अपना तो हो नहीं सकता, उसे उधार ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट कहते हैं। अपना नहीं है, उधार का है। इंड्यूस मतलब लिया है किसी से, बोरो करा है, ठीक है। और ये करा कैसे जाएगा? तो भाई आपको कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। जिस फिनोमिना के अंदर इसे पढ़ेंगे उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जो ईएमएफ डेवलप हुआ, द ईएमएफ डज डेवलप्ड, जो ईएमएफ डेवलप हुआ उसे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और जनरली इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ स्मॉल ई से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ कंडक्टर इज क्लोज, अगर कंडक्टर क्लोज हो, देन देयर विल बी इंड्यूस करंट। अगर कंडक्टर क्लोज फॉर्म में हो तो इंड्यूस करंट होगा। अगर उसका क्लोज फॉर्म ना हो, दो एंड्स हो, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। पर अगर ये क्लोज फॉर्म में हो तो करंट फ्लो करेगा, है ना, ये चीज़ है। तो कुल मिला के बात समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक तरह का थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है और प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ना चाहेंगे कि कैसे बिना सेल के या बिना बैटरी के हम किसी सर्किट में करंट या ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो करा कैसे जाएगा कि हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों तरफ, या तो उसकी डायरेक्शन, या तो उसका ओरिएंटेशन, और या तो इसके स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें। तो जो ईएमएफ डेवलप होगा, ना हमने बैटरी यूज़ करी, ना हमने सेल यूज़ करा, तो उस सर्किट का अपना तो नहीं हो सकता, तो उधार का है, इसलिए उसे बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और अगर वो कंडक्टर क्लोज फॉर्म में हुआ तो हम बोलते हैं उसे इंड्यूस करंट। क्लियर है? ये बहुत जगह के हैं। दुनिया में ऐसी कोई ट्रेन नहीं होगी, ऐसी कोई लाइट नहीं होगी, ऐसा कोई अप्लाइंस नहीं होगा, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक आयरन नहीं होगी, ऐसा कोई फ़ोन नहीं होगा, ऐसी कोई मोटर नहीं होगी, ऐसी तरह तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसी कोई अप्लाइंस नहीं होगी जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल का यूज़ ना करते हों। हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो इसको समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए यार हम लोगों को सबसे पहले
दोबारा ज़रा मैग्नेटिक फ्लक्स समझना पड़ेगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है उसको ज़रा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली आपकी देखिए पहली हेडिंग आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पहले भी हमने इसे पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स φb से डिनोट होगा। क्या चीज़ होती है यार? जनरली इसे बोलते हैं जितनी फील्ड लाइंस किसी गिवन सरफेस एरिया से पास होगी, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ और नहीं होता, यही होता है ना। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स φb through any closed surface, the magnetic flux φb through any closed surface, मार्कर चेंज करें नहीं, काम चल जाएगा, ऑफ एरिया वेक्टर ए। तो आपको पता है यार एरिया वेक्टर बहुत ज़रूरी है। एरिया वेक्टर बनता कैसा है? अपना तो एरिया होता है मैग्नीट्यूड और इसे डायरेक्शन देता है इसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स φb थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर ए इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज डिफाइंड एज द टोटल number of magnetic field lines या magnetic line of forces passing through that surface, डेट सरफेस। पढ़ो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पासिंग थ्रू डेट सरफेस, पासिंग या क्रॉसिंग बोल सकते हैं, यह है। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मली हो, यह है। जनरली बात क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ और नहीं है। जैसे हमने एक सरफेस बना ली, ये रही, ठीक है। इस सरफेस का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप पे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही है। ये हमने फील्ड लाइंस गुजार दी। क्लियर? एक कट गया, पर आप बाहर भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको बाहर बना लो ऐसे, ठीक है। ये हमने मैग्नीट्यूड लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ऐसे। अब इसको नॉर्मल बना लेना है आप, नॉर्मल कैसे भी बना लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक काम करते हैं, इसका एक एलिमेंटल एरिया काट लेते हैं, इतना सा छोटा सा एलिमेंटल एरिया काटा और यहीं से नॉर्मल गुजरी ऐसे, तो इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। बना ऐसे सकते हैं, बाहर भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनका बीच का एंगल होगा थीटा। क्या होगा? थीटा। तो आपको याद रखना है थीटा एंगल किसके बीच का है? कभी भी सरफेस के बीच का होता ही नहीं है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, हमेशा वो किसके बीच का होता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है और जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है उसके बीच का होता है, या जो नॉर्मल टू द सरफेस है। क्लियर? ये तो अब डेफिनेशन पढ़ो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एरिया वेक्टर ए वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड ए होगा और नॉर्मल वेक्टर एन कैप होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करेगी वही हमारा क्या देगा? मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। तो जनरली एक नंबर है, फ्लक्स भी तो एक तरह का नंबर ही हुआ, ठीक है। नंबर है पर इसकी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहली बात, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक तरह की कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इट इज़ गिवन बाय डॉट या स्केलर, इट इज़ गिवन बाय डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये हमें मिलेगा कैसे? बात तो हमने फिजिकली इसकी डेफिनेशन बता दी कि थ्योरेटिकली है क्या, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास करेगी, किसी क्लोज एरिया से पास करेगी। बट अगर मैथमेटिकली अगर इसे हमें देखना है, थ्योरेटिकली तो आपको समझ में आ गया, तो मैथमेटिकली इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर।
तो जो हमारा फ्लक्स होगा जिसको हमें फाइव बी से डिनोट करना है वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा बी डॉट ए, बी डॉट ए। और अगर इसे छोटे से क्लोज वेक्टर को आपने डी ए मान रखा है, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो या तो बी डॉट ए बोल लो, फिर ये खुलेगा तो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा। पर ये इतना भी आसान नहीं है, अभी तो आपने लिख लिया कि बी डॉट ए कितना है, बी ए कॉस थीटा है, बहुत बढ़िया, इसे याद रखना। बट ये इतना भी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक सच्चाई छुपी है जिसे हमें बाहर या उजागर करना पड़ेगा। क्या है वो? कि ये जो फाइव बी है, फाइव बी मार्कर क्या हो रहा है यार, ये अभी तो एक बारी, चलो एक मिनट, फाइव बी जो है ये क्या है, बी डॉट ए है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता ही है जो एरिया वेक्टर है बना कैसा होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड और एन कैप, क्लियर है इतना? तो ये चीज़ हमें सोचनी थी। और फिर जब ये खुलता है तो आप पे आएगा बी डॉट हटेगा, ए आएगा, एन कैप आएगा और क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल, नॉर्मल टू द कॉइल, कॉइल बोल लो या सरफेस बोल लो, नॉर्मल टू द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल टू द सरफेस को आप क्या बोल रहे हो, एन कैप बोल रहे हो, और साथ में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो फाइव बी का असली फार्मूला तो यही है यार, ठीक है, बी मॉड ए एन कॉस थीटा। अब इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म भी आती है जिसमें हम छोटा एरिया वेक्टर लेंगे, ठीक है? वो क्या होगी, वो कुछ ऐसी होगी कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फाइव बी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फाइव बी। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फाइव बी क्या होगी, आपको कुछ नहीं लिखना, फाइव बी लिखना है, इंटीग्रल लगाने, सरफेस इंटीग्रल होगा, तो ये नीचे नोट बना ली, और बी डॉट डी ए लेंगे, ठीक है? इसको भी खोलोगे आप, वही आएगा बी डी ए कॉस थीटा। फिर बी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो भाई आपको यूनिफॉर्म ही लेनी पड़ेगी, क्लियर है? आपको पता चला फाइव बी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और साथ में इसके एसआई यूनिट यहीं से निकालते हैं यार, एक तो यहीं से निकालते हैं डिराइव यूनिट फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर आ गई, और जिसे हम वेबर भी कहते हैं, WEBER, वेबर, WB, ठीक है? तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी थी। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है? क्या इसके डायमेंशन होंगे, उसके बारे में भी हमें बात करनी है, ठीक है? तो ज़रा इसके डायमेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिटाई और डायमेंशन के बारे में हम बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ फाइव बी का डायमेंशन देखना है। तो जनरली यार देखो, फाइव बी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरली बी ए कॉस थीटा है, और कॉस थीटा के तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना सॉलिड एंगल का, नहीं इसका, पता नहीं किस में मेज़र होता है। सर्कुलर एंगल तो आपका रेडियन में मेज़र होता है और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेज़र होता है, पर दोनों के कोई डायमेंशन नहीं होते। हाँ, यहाँ वो मत लिखना कि थीटा ओमेगा टी हो जाएगा, वाली फॉर्म गलत होती है यहाँ पे, या थीटा आपका ओमेगा आर हो जाए, वो भी गलत है। अभी देखो ये चीज़ कि तो जनरली फाइव बी का फार्मूला आएगा, डायमेंशन ऑफ फाइव बी का डायमेंशन आएगा, बहुत से लोगों को तो पता ही है क्योंकि हमने पहले भी कवर करा है। डायमेंशन ऑफ बी और ए इससे ही आएगा, क्योंकि कॉस का कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं है, बी और ए से आएगा। अब यार बी का कैसे निकालें, तो बी के लिए तो बहुत फार्मूला है, मैंने आपको बताया, एक लगाए करो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पर भी साइन थीटा आएगा, साइन थीटा किसी काम का नहीं है, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ बाई क्यू वी आएगी, इसका यूज़ करना है, ठीक है? बी होगा एफ बाई क्यू वी। तो लिखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ फाइव बी इज इक्वल टू डायमेंशन बी का कितना है, एफ फोर्स, क्यू चार्ज, वी वेलोसिटी और एरिया, ये है। अब इसे निकाल लेते हैं, जो फंडामेंटल है बढ़िया है, नहीं तो बाकी तो चीज़ें लिखनी पड़ेगी।
ध्यान से देखो, फोर्स होता है mLT-2, m होगा kg और ये है एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का होगा मीटर का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। चार्ज फंडामेंटल नहीं होता, चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, तो I इंटू टी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड तो LT-1। कुछ कट रहा है भाई? देखो यार कुछ कट रहा है तो काटो, L से एक पावर कैंसिल, ठीक है, T+1 से T-1 कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो आप बताओ फिर फाइनली क्या आ रहा है डायमेंशन ऑफ 5b, 5b के डायमेंशन क्या आ रहे हैं? तो यहाँ पे आएगा कितना, m, ठीक है, m के बाद कौन, l, ठीक है, उसके बाद t की पावर -2, ठीक है, अच्छा l 2 है ना, एक l ये एक l ये, तो ml² हो जाएगा, ml² t की पावर -2 और i ऊपर आएगा तो -1। i की जगह a भी लिख सकते हैं, तो a -1 लिख देना, तब भी बात बन जाएगी, ठीक है, a लिख लेना, a एम्पेयर के लिए होता है, तो ml² t-2 a-1, ये इसके डायमेंशन आएंगे, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा और इसकी फ्लक्स की CGS यूनिट क्या होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। SI यूनिट तो आपने देख ली, वेबर होती है। CGS यूनिट क्या होती है? तो CGS यूनिट इसकी मैक्सवेल होती है, ठीक है, CGS यूनिट ऑफ 5b आपका होता है मैक्सवेल, MAXWELL, MX, मैक्सवेल। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसकी CGS यूनिट होगी, क्लियर, बहुत बढ़िया। कुछ और बातें कर ली जाएँ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो ज़रा आप समझो। हम एक काम करते हैं, इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केसेस हम ये मान लेते हैं, पहला कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल टू द सरफेस, जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो आप बताओ एंगल कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल हो तो बताओ एंगल कितना होगा? 0 तो नहीं होगा भैया? नहीं सर 90 होगा। अरे सर 90 कैसे? 0 होगा। देखते हैं भाई, सरफेस को थोड़ी कंसीडर करके हमारा एंगल बनता है, एंगल तो हमारा नॉर्मल को कंसीडर करके बनता है। तो मान लो ये हम पे सरफेस है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इसके पैरेलल, ये हम पे मैग्नेटिक फील्ड हो गई। पर भाई सरफेस का नॉर्मल तो ऊपर को निकलेगा, ये रहा, तो हमें एंगल तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखना है, कितना है? 90 डिग्री है। क्लियर है इतनी बातें? मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल होगी, सरफेस के नॉर्मल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, कितना एंगल बना? 90 डिग्री बना भैया, ठीक है। तो व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, थीटा एंगल 90 हो गया, फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स होगा 5b, ठीक है, b नोटेशन में है, बेस में, BA cos 90, BA cos 90 कितना आ जाएगा? 0। एक मार्क्स के लिए याद रखना, ठीक है, cos 90 0 होता है ना, इसलिए एक मार्क्स में याद रखना ये चीज़ कि कितना होगा। नॉर्मल में फ्लक्स 0 आएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल हो मतलब पैरेलल हो तो फ्लक्स 0 आएगा। मैग्नेटिक फील्ड फिर नॉर्मल हो गई ना किसके? जो हमारा नॉर्मल वेक्टर है उसके, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में हो गई। दूसरा है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा यार? तब मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बनाएंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, अब दूसरे केस के लिए दोबारा बनाना है ना, ऐसे है, ऐसी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के बीच में फिर एंगल कितना बना? 0 डिग्री बना भैया, कितना बना? 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है ना भाई, तो 0 डिग्री बना। तो थीटा एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, थीटा एंगल 0 डिग्री हो गया, 5b निकालेंगे, बराबर होगा BA cos 0 के, BA cos 0, cos 0 1 होता है, तो BA आया, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैं इसे मिनिमम इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि फ्लक्स नेगेटिव भी आता है, कन्वेंशन लेते हैं स्केलर क्वांटिटी अपने मन से लेना पड़ेगा, ये चीज़ें, ठीक है। तो मैक्सिमम है, इतना हमें पता है, बाकी कुछ भी एंगल हो तो देख लेंगे। 180 में देखो -1 आएगा, -BA आएगा, उसे भी मिनिमम नहीं मान सकते, उससे भी छोटा हो सकता है। अच्छा, इसके बाद और क्या खास बात आ सकती है फ्लक्स में? तो इन केस ऑफ बोथ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ भी हो,
इन केस ऑफ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स जो है उसके देखो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऐसा है कि जैसे हम पे एक सरफेस हो गई है, ठीक है, ये सरफेस होगी और इससे ना फ्लक्स बाहर को जा रहा, ये ऐसे ही जाएगा यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बताएगी कि फ्लक्स बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है। फाई आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डायरेक्ट है, ऑब्वियसली यहाँ नॉर्थ होगा या साउथ होगा, बाहर को जा रही है, ठीक है, आउटसाइड जा रही है, तो कन्वेंशन से फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। ये फ्लक्स की कन्वेंशन है, आउटवर्ड में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और अगर अंदर को आ रही हो तो नेगेटिव लोगे, इसके लिए भी एक बार बना लो। ये हो गया, और अंदर को आ रही है तो कैसे बना लो, अंदर को आप दिखा सकते हो कैसे आएगी, ऐसे आ रही है अंदर को, नॉर्थ यहाँ होगा साउथ यहाँ होगा, तो अब जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है, अंदर को है। अब जब इनवर्ड है तो आपको लेना है नेगेटिव, क्या लेना है, नेगेटिव, तो आउटवर्ड में पॉजिटिव और इनवर्ड में नेगेटिव, ये आपका चलेगा। क्लियर है, चलिए, और क्या आपको बातें समझ में आ सकती है। और देखिए एक नोट आपका ये बन सकता है, सारे ही कराऊंगा यार, नोट क्यों चिंता कर रहे हो। एक नोट ये बनेगा साथियों कि सिंस डायमेंशन ऑफ फ्लक्स कितना आया, ml² T⁻²2 A इन्वर्स, यही आया था ना, ml² T⁻²2 A इन्वर्स। अब चलो एक काम करते हैं, अगर ये आया A इन्वर्स को नीचे भेज देते हैं, A आ गया, जरा यहाँ पे ना एनर्जी या वर्क का निकाल लो। एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी होता है वर्क ही, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, आर डिस्टेंस होता है, फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्टेंस का होगा l, तो ये भी कितना आया ml² T⁻²2। इसका मतलब ऊपर एनर्जी है और नीचे करंट है, तो फ्लक्स कुछ और नहीं होता, एनर्जी बाई करंट भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा होता है, एनर्जी बाई करंट भी हो सकता है डायमेंशनली। भाई एनर्जी को हम डिनोट करते हैं जूल में और करंट को हम डिनोट करते हैं एम्पियर में, उसको जूल में इसको एम्पियर में, तो फाई बी जो है फ्लक्स वो जूल पर एम्पियर भी हो सकता है, जूल पर एम्पियर। तो अगर कहीं क्वेश्चन में जूल पर एम्पियर दिखा तो तुम भौचक के मत हो जाना, तुम्हें पता है साथियों कि ये जूल पर एम्पियर क्या होता है, फ्लक्स ही होता है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। एक नोट और देखते हैं इसमें, फिर फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फ्लक्स के बारे में देखो डिटेल में यहाँ समझा हमने, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है इसलिए पहले नहीं बताया। नोट, डज फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन पोजीशन फ्रॉम मैग्नेटिक सोर्स। क्या फ्लक्स इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि जहाँ हम निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट में हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, उसका मैग्नेटिक सोर्स से कितना डिस्टेंस है, क्या हम ये भी देखना चाहेंगे। तो देख लेते हैं यार, मान लो ये हम पे एक मैग्नेटिक सोर्स है, ठीक है, दिस इज़ आवर मैग्नेटिक सोर्स, ये हमारा मैग्नेटिक सोर्स है, और हमने क्या करा, आपको पता है इससे ना डाइवर्ट होके जाएंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, ऐसे भी निकलेंगी, पीछे को भी जाएंगी, हर जगह जाएंगी, पर हम आगे को इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे निकलेंगी, डाइवर्ट होंगी, ऐसे डाइवर्ट होके जाएगी ना भाई, ऐसे ऐसे। क्लियर है, इतना डाइवर्ट होके जा रही है, इतनी बातें क्लियर है ना बच्चों। अब यहाँ पे दो इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना लो, ऐसे, एक तो ये हो गई, और एक यहीं पे बनाओ दोबारा, ये है, एक यहीं पे बनाओ दोबारा, ये हमारी क्लोज सरफेस फर्स्ट हो गई, और ये हमारी क्लोज सरफेस सेकंड हो गई, ठीक है। दो हम पे क्लोज सरफेस होगी, फर्स्ट और सेकंड, वो मैग्नेटिक सोर्स है। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो तो देखो, अब मैंने और अच्छी तरीके से डायग्राम बनाई है, तो हम पे क्या है, यहाँ मैग्नेटिक सोर्स है और इससे फील्ड लाइन निकलेगी, और कैसे होगी, डाइवर्ट होगी, ठीक है, डाइवर्ट हो गई। दो हमने सरफेस मान ली, ये हमारी पहली सरफेस है, ये हमारी दूसरी सरफेस है, और यार आप ना एक रफ आइडिया लगा सकते हो, इसका एरिया कितना होगा,
इसका एरिया आप रफ़ आइडिया लगा लो, अगर इसका 10 होगा तो मेरे हिसाब से इसका 20 होगा। इसका सेकंड एरिया कितना होगा 20 मीटर स्क्वायर और पहला एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। अब आप फील्ड लाइंस गिन लो कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड लाइंस इससे गुजर रही है, उससे भी 12 ही जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फील्ड लाइंस गिर गई। इस पर भी मैं चाहता हूँ आप निकालें फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो हम निकालना चाहते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब फील्ड लाइंस यूनिट एरिया में कितनी है, दोनों के लिए निकालते हैं। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम सरफेस फर्स्ट की बात करें, पहली सरफेस की, तो यूनिट एरिया में कैसे निकलेगी यार, इसका टोटल एरिया कितना है 10 है, वो नीचे, ऐसे दूसरा सरफेस है, उसका टोटल एरिया कितना है भाई 20 है, बहुत बढ़िया। और आप ये देखो कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो दोनों से 12 गुजर रही हैं, तो 12 आप ये देखो, ये तो आपका अल्टीमेटली 0.2 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा यार, इसे जाएगा 6/10 6/10, तो ये 0.6 आएगा। मैं बस ये इस्टेब्लिश करना चाहता था कि पोजीशन के साथ देखो फ्लक्स पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है। पहली सरफेस के लिए कितना है 1.2, मतलब एक यूनिट एरिया में इसके एक यूनिट एरिया अगर हम बनाएं तो उस यूनिट एरिया से 1.2 फील्ड लाइंस पास करेगी, और इसमें 0.6 है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, इसके एक यूनिट एरिया से 0.1 मतलब 0.6 फील्ड लाइंस पास करेगी। ठीक है, तो हमारा कंक्लूज़न तो ये निकला कि पोजीशन के साथ हमारा फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, चेंज होता है। हाँ, हमें ये पता चल गया कि फ्लक्स फ्रॉम सरफेस फर्स्ट इज़ 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स फ्रॉम सरफेस सेकंड, ये हमें पता चल गया। सरफेस फर्स्ट में कितना है 1.2, ये 0.6 है, ये इसका लगभग दुगना है। ठीक है, सो यस हम आंसर लिख लेंगे, यस इट चेंजेस, चेंज तो हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना है 1.2, वहाँ पे कितना है 0.6, तो हाँ ये चेंज हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमें फ्लक्स के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल गई। अब हम किसके बारे में समझेंगे, अब हम समझेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसने एक रेवोल्यूशन ला दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की दुनिया में इन एक्सपेरिमेंटों ने रेवोल्यूशन ला गया था। यहाँ मैकेनिक्स प्रिंसिपल लग रहा है, जो रिलेटिव मोशन वाला प्रिंसिपल होता है वाला प्रिंसिपल लगेगा। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या चीज़, हम यहाँ देखेंगे फैराडे और हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल ये हर्ट्ज़ वही हैं जो अपने फ्रीक्वेंसी वाले पढ़े हैं, वही वाले हैं। तो सॉरी, हर्ट्ज़ नहीं आएगा, हर्ट्ज़ तो आपका आइंस्टीन के साथ आएगा आगे। यहाँ पे आपका आना चाहिए हेनरी। हाँ, तो आप पढ़ोगे फैराडे, सेकंड है आपका, है ना, सेकंड टॉपिक फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ये आप लोगों को समझने हैं। फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बहुत अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग एपरेटस लेके, हम समझेंगे। तो जैसे आपके लिए बनाता हूँ मैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन पहले देखेंगे क्या है ये इलस्ट्रेशन। तो इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से हुआ क्या, आपने क्या करा, एक कॉइल ली और एक मैग्नेट लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉइल बना लेते हैं एक, यहाँ पे एक हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। ये गैल्वेनोमीटर आपको पता है यहीं से डिफ्लेक्ट होगा, या तो इधर या तो इधर, है ना। और यहाँ पे हमने एक कॉइल बना ली, तो एक कॉइल बना लो यहाँ पे। कॉइल में बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो हमें टर्म्स भी बनाने पड़ेंगे। अभी तो कॉइल बना लो, हमने कॉइल बनाई और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, ऐसे एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, बस बहुत है। ठीक है, इतने आपने टर्म्स बना लिए। ये इस कॉइल को और अच्छे तरीके से बनाना है तो आपको दिखना चाहिए ऐसे 3D में, तो मैं इसे थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वे में बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छा आए। तो इसे ऐसे बना लेते हैं, ये ठीक है, ऐसे ऐसे, ये आप एक कॉइल है। ठीक है जी, बस और क्या करें, इसको और अच्छे तरीके से बनाऊँ क्या, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। ठीक है,
कोशिश करता हूँ और अच्छी तरीके से बनाने की, जैसा तुम कहो वैसे कर लेते हैं। फ़ायदा ये है हम सबका, अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे एक कॉइल मैंने ये बना दी, ठीक है, और इसको 3D दिखा लेते हैं थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, 3D में दिखा लेते हैं इस कॉइल को ऐसे करके थोड़ा। ये हम पे कॉइल है अपनी, है ना। इधर से क्या दिखानी है, इधर से थोड़ा ऐसे दिखा दो, ये टर्म्स हो जाएंगे इसके। अब थोड़ा 3D दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये हमारी कॉइल है, ठीक है, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो बस उनके मन में ऐसे ही आ गया एक बार, फैराडे और हेनरी के मन में, कि एक ऐसी कॉइल बनाई। और यहाँ पे याद रखना कि कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है यहाँ पे डिफ्लेक्शन करने के लिए। कहाँ लगाया मैंने, बैटरी बुटरी कुछ नहीं लगाई, तो यहाँ पे कोई पावर सोर्स नहीं है, नो पावर सोर्स, कोई पावर सोर्स नहीं है, बस ऐसे ही है, यहाँ पे कोई पावर सोर्स नहीं है, ऐसे ही चलेगा। अब देखो हुआ क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, ये बार मैग्नेट लिया, और हम करने जा रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 हुआ क्या, 4-5 ऑब्जर्वेशन करेंगे इलस्ट्रेशन 1 में। तो ऑब्जर्वेशन ए लिख लो, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आपने क्या करा, आपने स्लोली आपने क्या करा, इसका नॉर्थ पोल अंदर को पास कराया, ऐसे पास कराया, झटके नहीं देने, एकदम से हल्का स्विफ्टली जाना है, ऐसे अंदर गई, बस इतना, ठीक है। आपने जेंटल वे में इसे अंदर ले जाना है, ऐसे नॉर्थ को ले गए, अब इसके पार भी कर दिया ऐसे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमारा कंक्लूज़न ये निकला यहाँ से कि अपने मन से मान लेते हैं ना, ये हमारी राइट साइड होगी, ये हमारी लेफ़्ट साइड होगी। तो हमने कंक्लूज़न क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, कौन सी साइड, लेफ़्ट साइड, ठीक है, ये एरो से मैं दिखा रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो गैल्वेनोमीटर शोज़ डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वेशन ही होगी, कंक्लूज़न तो नहीं होगा, ये ऑब्जर्वेशन ही होगी। कंक्लूज़न हम फाइनली बोलेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन ये आई, हमें ये दिखा, हमें ये प्रतीत हुआ कि गैल्वेनोमीटर शोज़ डिफ्लेक्शन इन लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आई। चलो बहुत बढ़िया। तो पहला तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये हुआ, इलस्ट्रेशन पहली चल रही है ये, और उसका ये पहला ऑब्जर्वेशन है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑब्जर्वेशन बी में पोल्स चेंज कर दिया, पलट दिया, साउथ और नॉर्थ लाई, ठीक है। हमने क्या देखा, अब साउथ को अंदर ले गए, अभी उसे पॉज ही रखना जो पहला वाला था जहाँ नॉर्थ अंदर था, ठीक है। पहले मैं साउथ को दिखा रहा हूँ, साउथ को अंदर ले गए, जेंटल, झटके नहीं देने, जेंटल ले जाओ, यहाँ ले गए। अब डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आई, चलो ये तो जायज़ भी था, अगर नॉर्थ के लिए लेफ़्ट साइड आई तो इसके लिए राइट साइड आएगी। चलो, ये तुम्हारा पर तब एस्टेब्लिश हुआ कि भाई जब डिफ्लेक्शन आई, और डिफ्लेक्शन पहले ऑब्जर्वेशन से पता चली, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये हमने लेके रखा है, पता है ना भाई, इतने चमकीले तो नहीं हो, बार मैग्नेट है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन सी में हमने क्या करा, याद है ना आपको, जब यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था, अब ऑब्जर्वेशन सी में आ गए। अभी हमारा मैग्नेट अभी यहाँ है, यहाँ पे है मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, याद है ना, नॉर्थ में यहाँ तक पहुँच गया था। अब हमने क्या करा, इसे बाहर निकालना शुरू करा ऑब्जर्वेशन सी में। अब तुम बी भी मान सकते हो यार, समझो बस, ये बार मैग्नेट यहाँ है, आपका बार मैग्नेट है ये, ठीक है, और आप इसे बाहर निकालना शुरू कर रहे हो, निकाला, जेंटली निकालना है, झटके नहीं देने, ऐसा करा, ठीक है, बाहर निकाल दिया, मतलब हम इसे बाहर की तरफ ले गए, ऐसे स्लोली ऑब्जर्वेशन सी में। ए अच्छी तरीके से लिखना, पूरा कंफ्यूज मत करना, बी लिख दिया। अब सी का देखो, ये ऑब्जर्वेशन सी है, बार मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट को स्लोली बाहर ले गए, बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखो एरो, नॉर्थ पोल है। तो आपने ये देखा था कि जब नॉर्थ था और जब नॉर्थ अंदर को आ रहा था तो डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ, अब जब बाहर को जा रहे हैं ना भाई, डिफ्लेक्शन इस साइड हो गया, तो अब गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन राइट साइड। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है, अब हम अपनी बी ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे। बी ऑब्जर्वेशन में
साउथ पोल यहाँ पहुँच गया था। अब हम साउथ पोल को भी बाहर निकाल रहे हैं, स्लोली बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशन नंबर डी हो जाएगी, ठीक है। डी में बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, बाहर निकाला। तो हमने क्या देखा, क्योंकि बी में क्या हुआ था, बी में जब हम साउथ पोल को अंदर ले गए थे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड थी। अब क्या हुआ, जब बाहर निकाल रहे तो डिफ्लेक्शन आ गई लेफ़्ट साइड, डिफ्लेक्शन आ गई यहाँ पे लेफ़्ट साइड। कुल मिला के बातें ये हैं, ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशन आई। क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, पहली ऑब्जर्वेशन में हमने यहाँ नॉर्थ रखा और इसे स्लोली अंदर ले गए, स्लोली अंदर आगे तक, तो डिफ्लेक्शन इस साइड आई, लेफ़्ट साइड। बी ऑब्जर्वेशन में क्या था, यहाँ साउथ बना दिया, साउथ को ले गए अंदर की तरफ, पहले तो नॉर्थ को ले गए थे, अब साउथ को ले गए अंदर की तरफ, स्लोली, तो इस साइड आई डिफ्लेक्शन राइट साइड। अब क्या था, ए ऑब्जर्वेशन में नॉर्थ पोल यहाँ आ गया था, अब उसे बाहर निकाल रहे हैं बार मैग्नेट को, ऐसे, क्योंकि अंदर ले जाते हुए नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन लेफ़्ट साइड थी, तो बाहर ले जाते हुए साउथ आ गया, आप बोल सकते साउथ की तरफ, मतलब राइट साइड आ गई। और डी ऑब्जर्वेशन का डायरेक्ट रिलेशन बी ऑब्जर्वेशन के साथ है। बी ऑब्जर्वेशन में साउथ पोल अंदर आ गया था, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो उसकी दूसरी साइड आ जाएगी, मतलब लेफ़्ट साइड आ जाएगी। तो कुछ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पांचवी चीज़ बड़ी खतरनाक हुई, ऑब्जर्वेशन नंबर ई, ऑब्जर्वेशन नंबर ई। क्या खतरनाक हुई वो चीज़, ऐसा खतरनाक हुआ कि जो आपका बार मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ हो या साउथ और नॉर्थ हो, इसको हमने अंदर और बाहर बहुत विगरसली, तेज़ी से करना है, बहुत तेज़ी से, एकदम क्या बोल सकते हैं, बहुत इंस्टेंट वे में करना है, बहुत तेज़ी से करना है, अंदर बाहर ऐसे, ये ऐसे, चाहे साउथ नॉर्थ हो चाहे नॉर्थ साउथ हो, ऐसे अंदर बाहर करना है, ऐसे बहुत तेज़ी से। होगा क्या, उससे ये होगा क्या, डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से चेंज होंगे, बहुत तेज़ी से, ऐसे ये था, ऐसे चेंज होंगे। कब होंगे, जब हम बार मैग्नेट को ऐसे करेंगे या साउथ नॉर्थ को ऐसे करेंगे तो डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से चेंज होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना। तो जब हम इसे बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, व्हेन इंस्टेंट वे में हो गया, तो व्हेन बार मैग्नेट, ये ऑब्जर्वेशन ई है, बार मैग्नेट मूव्स टू एंड फ्रो, अंदर बाहर कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बोथ साइड, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई बोथ साइड्स, और बहुत मोमेंटरीली, बहुत तेज़ी से, मतलब मोमेंटरीली मतलब क्या हो गया, अगर वो यहाँ था एकदम से यहाँ था एकदम से यहाँ, ऐसे चला, ठीक है। टू एंड फ्रो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बोथ साइड मोमेंटरीली, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन एफ में क्या था, ऑब्जर्वेशन एफ में क्या था, ऑब्जर्वेशन एफ में कैसे भी ले जाएं, बार मैग्नेट को अंदर रख दिया यहाँ पे ऐसे, चाहे कोई भी हो, नॉर्थ और साउथ, और रख दिया, रेस्ट में आ गया। जब ले जा रहे थे तब तो डिफ्लेक्शन आ रही थी, पर जब हम अंदर रख दिया, बिल्कुल अंदर रख दिया, अब कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे रेस्ट में, तो गैल्वेनोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आई। जब तक मूव कर रहे तब तक डिफ्लेक्शन आ रही है, जैसे ही अंदर ले जाके कॉइल के अंदर उसे ऐसे रख दिया रेस्ट में, तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आई यार। ये कुल मिला के ऑब्जर्वेशंस थी हमारी। चलो बहुत बढ़िया। फैराडे ने बोला कुछ गलती होगी, किसी वजह से हो रहा होगा ये। हेनरी ने भी बोला क्या पता इसके चारों तरफ कोई फील्ड होगी जो ऐसा बिहेवियर दिखा रही होगी। चलो तब फैराडे ने क्या करा और हेनरी ने क्या करा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर दी। यहाँ से आपका कंक्लूज़न अभी तक अगर हम रफ में वे में बोले तो ये निकला, जब तक बार मैग्नेट मूव करेगा तब आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। जब बार मैग्नेट मूव करेगा चाहे कैसे भी करे तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हमने क्या करा, अब इलस्ट्रेशन 2 में क्या है, पहले तो अपनी वही वाली कॉइल लेनी है भैया, ये जो हमारी कॉइल थी यही लेनी है। ये हमारी जो कॉइल है ये लेके रखनी है, ठीक है। ये जो हमारी कॉइल है ये लेके रखनी, और इस कॉइल में नीचे हमने
गैल्वेनोमीटर लगा देना है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये हमारी कॉइल 1 है। फिर बता रहा हूँ कॉइल 1 में कोई पावर सोर्स नहीं है, ठीक है, नो पावर सोर्स, कोई इसमें पावर सोर्स नहीं है। अब हम एक दूसरी ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम पावर सोर्स लगाएंगे, कॉइल लेंगे, इस बार मैग्नेट नहीं ले रहे हैं। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे भी उसे ट्रीट कर सकते हो, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट वैसा होता नहीं है ना, पर मान सकते हो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे ही हो। और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, V वोल्ट की बैटरी लगा दी है। यहाँ पे भी हमारे पास एक दूसरी कॉइल है, ठीक है, और ये हमने वेरिएबल बैटरी है, इसका पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं बार बार, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो हुआ क्या, आप खुद सोचो अब क्या होगा। अब ये हुआ कि इसमें देखो ऑब्जर्वेशन 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन 1 क्या है कि हमने बैटरी का टर्मिनल ऐसे लगा रखा है, ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो हमारी लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में नेगेटिव है, लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव है टर्मिनल, राइट साइड में नेगेटिव है। होगा क्या, इससे जब करंट पास करेगा, जब भी कोई करंट पास करता है तो करंट तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही पास करेगा ना, इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट तो यूनिफॉर्म होगा। तो होगा क्या, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी तो यहाँ पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पता है ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक मूविंग करंट कैरिंग पार्टिकल की वजह से। मान लो मैग्नेटिक फील्ड आई और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है, मतलब सीधा ही बना लेना यार, कोई बात नहीं है ना, ऐसे बहुत सारी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई है, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई। अब आप खुद ही सोचो, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल देखा था कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो, स्ट्रेंथ तो चेंज हुई, पहले कुछ नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई, पहले तो जीरो थी ना इस कॉइल से लिंक, अब तो कुछ आ गई, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएंगे यार, तो डिफ्लेक्शन दोबारा आया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, अब वो किसी भी साइड आए, मैं मान लेता हूँ कोई सी भी साइड आया, ये लेफ़्ट हो गया राइट हो गया, किसी भी एक साइड आया, पर आया तो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऑब्जर्वेशन 2 क्या हुई, हमने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर लिए, माइनस आ गया प्लस आ गया, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड अब नेगेटिव हो जाएगी, राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, तब भी डिफ्लेक्शन आया, पर अब डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आया। डिफ्लेक्शन तो आया, वो इसलिए आया क्योंकि पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, अब तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए बट डिफ्लेक्शन तो ज़रूर आया। क्लियर है इतनी बातें। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये थी, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ही ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या है कि हमने सर्किट को क्लोज नहीं करा, ओपन रहने दिया। तो अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेफ़्ट और राइट का पोटेंशियल लगभग 0-0 है, सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बन नहीं पाएगा, कनेक्शन ही नहीं है भैया। आप की मान लो की हमने जोड़ी ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, की जब जोड़ी नहीं है तो करंट अब 0 होगा। अगर करंट 0 होगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं हुई, अब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं। आपको पता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें कुछ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा होगा। मैंने गुनाह कर दिया आपको बता के, बस बाद में बताना चाहिए था पर बता दिया अभी, है ना, ताकि और कन्फ्यूज़न ना हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो इसकी स्ट्रेंथ चेंज हुई तो उसमें फ्लक्स या ईएमएफ इंड्यूस होगा, उधार का होगा। उधार का क्यों है, अपना थोड़ी है, इससे लिया है इसने, इसलिए उधार का है, और वहाँ पे डिफ्लेक्शन आया। पर जब बैटरी या सर्किट क्लोज ही नहीं है तो कोई डिफ्लेक्शन आया ही नहीं, ये चीज़ है। ठीक है भैया, बहुत अच्छे। अब हमने क्या करा, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या हुआ ये देखो आप ठीक से यार। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या हुआ, आपने फिर वही लेना है, यहाँ पे तो लेनी है कॉइल। ये हमने कॉइल ले ली और यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये ठीक है, ऐसा है। आप एक और काम कर सकते थे इलस्ट्रेशन 2 में, बताऊँ क्या, पहले एक और बार बता दूँ। इलस्ट्रेशन 2 में एक और काम कर सकते थे जो मेरे मन में आ रहा है, क्या है कि ये जो कॉइल थी और यहाँ पे जो
प्लस माइनस था, क्यों ना आप इसे ही मूव कर दो, तब और मज़ा आ जाएगा। अब हम इस पे भी जिम्मेदारी नहीं लेते कि उसकी विसिनिटी में हो, वो क्लोजनेस में हो, नियरनेस में हो, इसे ही मूव करें। तो एक तो करंट एक बार ऐसी डायरेक्शन में और इसे मूव कर रहे हैं, तो देखो मान लो इसकी कुछ फिक्स मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जैसे 10 टेस्ला, पहले तो 2 ही देख लो अच्छे से, है ना, 10 टेस्ला, तो आगे पीछे मूव कर रहे हो तो ये तो वैसे ही हो गया। जो आप सामने देख रहे हो तो वो साउथ होगा, पीछे नॉर्थ होगा, तो ऐसे मूव कराओगे तो ऑब्वियसली देखो मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही है। कम ज़्यादा क्यों? क्योंकि अफेक्टिव एरिया देखो कम ज़्यादा हो रहा है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक कैच कर सकता है, तो अभी तो इतना दूर है, थोड़ा पास आएंगे तो थोड़ा क्लोज आ गया, थोड़ा और पास आएंगे और क्लोज आ गया। तो ऑब्वियसली देखो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वैसे चेंज हो रही है पोजीशन वाइज, इसके तो फिक्स है पर पोजीशन वाइज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन आएगा, फ्लक्स भी तो चेंज होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। बहुत ही क्लोज आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पास होगी इसके, तो इसमें सबसे ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, और दूर चल जाए तो और होगा। अब अगर हम बैटरी का टर्मिनल भी बदल देते, वहाँ माइनस प्लस कर देते, तब भी ऐसा होता, पर डिफ्लेक्शन दूसरी साइड आता। यह है, तो मोशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जो पहले 2 इलस्ट्रेशन थी वो मोशन बेस्ड थी। एक बार हमने बार मैग्नेट को मूव करा और एक बार हमने क्या करा, कॉइल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा दूसरी वाली में और उसको मूव कराया, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही प्रिंसिपल है, होगा उसमें भी वैसे ही। क्लियर है? चलो, तो अब देखो तीसरा क्या हुआ। तीसरा ये हुआ कि अब हम मूव ही नहीं कराएंगे भैया। अब हमने कॉइल बनाई, ये हमारी कॉइल हो गई। ये हमारी कॉइल हो गई, इधर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे एक हमने दूसरी कॉइल लगाई जिसमें करंट कैरी कर रहा है यहाँ पे। ये ठीक है, ये बना दी ऐसे। और यहाँ पे यार हमने क्या करा, बैटरी लगाई है, साथ में यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स, आपको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स का काम क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स में ना तरह तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत तरह के, है ना। यहाँ पे इम्प्रेशंस होते हैं, कीज़ होती हैं, की दबाते हैं, जैसे ये 5 ओम का हो गया, 10 ओम का हो गया, 15, 20, 25, 30, तो अलग अलग करंट आएगा। तो अब हमने क्या करा, यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स हम करंट को अलग अलग मैग्नीट्यूड का बना सकते हैं, या करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, करंट में वेरिएशन आ सकता है। जैसे हमने 5 ओम का लगाया तो करंट सबसे ज़्यादा बह गया, 10 में और ख़तरनाक। अब मान लो 3 की तुमने एक साथ दबा दी, 5, 10, 15 तो और दिक्कत। मान लो 4 दबा दी, 2 दबा दी, 3 दबा दी, तो अलग अलग करंट का वेरिएशन होगा। तो अभी कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, बट ड्यू टू रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से, ड्यू टू रेजिस्टेंस बॉक्स देयर विल बी वेरिएशन इन करंट, देयर विल बी वेरिएशन इन करंट। करंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है करंट पे, तो करंट के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ जाएगा। जब सबसे कम रेजिस्टेंस बॉक्स हम इम्प्रिंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा करंट बहेगा, और जब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इम्प्रिंट करेंगे तो सबसे कम करंट बहेगा। तो देयर विल बी वेरिएशन इन करंट, और करंट में वेरिएशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और जो फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करेगी उसमें भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है उसमें वेरिएशन आएगा, तो जो ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस होगा उसमें भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो हम कोई मोशन नहीं करा रहे, बट इसका करंट वेरी कर रहा है, कभी करंट ज़्यादा है, कभी करंट क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा होगी, कम ज़्यादा होगी, और फ्लक्स इंड्यूस भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अब भी वेरिएशन आया, पर अब कहने की बात ये है कि अब तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वेरिएशन कैसे आया? तो आप ये देखो यार, मोशन नहीं हो रहा। पहले 2 केस में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी। पहले 2 केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी। जैसे बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में तो चेंज नहीं करा हमने, बट हमने उसकी क्या करा,
पोजीशन में इफेक्टिव एरिया में क्या करा, चेंज करा, कभी ज़्यादा कभी कम, और पोल्स में भी चेंज करा, डायरेक्शन भी रिवर्स करी। मैंने तो आपको बताई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है 3-4 तरीके से होगा, या तो आप स्ट्रेंथ चेंज कर दो, या ओरिएंटेशन चेंज कर दो, या डायरेक्शन चेंज कर दो। तो पहले केस में क्या था, पहले केस में मैग्नेट का कभी नॉर्थ जा रहा कभी साउथ जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, और इफेक्टिव एरिया भी क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा कर रहे हैं, कभी बहुत दूर है कभी बहुत ज़्यादा है। हालांकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट थी, पर अगर हमें फ्लक्स को इंड्यूस कराना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगाना है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज करो, आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो और ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो। तो पहले केसेस में हमने डायरेक्शन चेंज करी, दूसरे केस में क्या करा, दूसरे केस में हमने करंट फिक्स फ्लो कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स बनी, पर दोबारा फिर हमने इफेक्टिव एरिया कम ज़्यादा करा, तो उसकी वजह से आपका वेरिएशन आया। तीसरे में क्या है, कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं करंट की, या इफेक्टिव एरिया को चेंज कर सकते हैं, जैसे इलस्ट्रेशन 2 में करा। हालांकि यहाँ कोई मोशन नहीं है, पर हम मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को भी तो चेंज कर रहे हैं। आप खुद देखो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करा जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से जब रेजिस्टेंस हम ज़्यादा इम्प्रिंट करेंगे तो करंट कम फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर सेकंड पर यूनिट एरिया कम पास होगी, और कम पास होगी तो कम फ्लक्स इंड्यूस होगा। जबकि अगर हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस हम इम्प्रिंट करेंगे वो बिल्कुल नेग्लिजिबल करें तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप पे EMF इंड्यूस होगा। अब बस इसकी बैटरी चेंज करो, सारा ऑब्जर्वेशन वही होगा दोबारा वाला। तो तीनों इलस्ट्रेशन से हमें ये समझ में आया कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो वहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो वहाँ पे EMF क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं, यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न ये निकला कि whenever the magnetic field changes by change in its direction या strength या effective area या orientation, इफेक्टिव एरिया या ओरिएंटेशन, जब भी हम ऐसा करेंगे तो द मैग्नेटिक फ्लक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉइल से लिंक होना चाहिए, लिंक विद द कॉइल, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात है चेंज होना चाहिए। बस इतना ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, होता सब में है मैग्नेटिक फ्लक्स, बस उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चेंज होगा तभी फ्लक्स आएगा। पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक होना चाहिए, चलो ये बात हम पे श्योर हो गई। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, बट चेंज होना चाहिए भैया। पहले 0 हो चलेगा बट कुछ आना चाहिए, पहले कुछ ना हो चलेगा, पहले बहुत ज़्यादा हो उससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा से थोड़ा सा कम हो जाए तब फ्लक्स बनेगा, तब फ्लक्स चेंज होगा, तब EMF इंड्यूस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EMF का चेंज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होना कुछ नहीं होता, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, होने से कुछ नहीं होगा, चेंज होगा तब ज़रूरी है। तो whenever the magnetic field changes by change in direction, strength, effective area, orientation, the magnetic flux link with the coil changes and EMF is induced, and EMF is induced। EMF क्या होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। EMF आपका क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्लियर इतनी बातें, बहुत बढ़िया।